कहानी तो हर कोई सुनाता है, पर एहसास सिर्फ सम्राट स्टोरी दिलाता है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि बुराई क्या होती है? क्या कोई इंसान पैदाइशी तौर पर बुरा होता है या हालात उसे शैतान बना देते हैं? क्या एक अकेला इंसान सिर्फ अपने शब्दों और अपने विचारों के दम पर एक पूरे के पूरे सभ्य और शिक्षित देश को नफरत की आग में झोंक सकता है? और क्या इतिहास में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका नाम ही हैवानियत, तानाशाही और लाखों बेगुनाहों की मौत का पर्याय बन जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कोई प्रेरणादायक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक चेतावनी है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने 20वीं सदी को खून से रंग दिया, जिसने इंसानियत को उसके सबसे निचले स्तर पर गिरा दिया और जिसका नाम आज भी दुनिया खौफ और नफरत से लेती है। उस इंसान का नाम था एडोल्फ हिटलर। ये सिर्फ एक तानाशाह की जीवनी नहीं है, ये इस बात की जांच है कि कैसे एक साधारण सा नाकाम कलाकार इतिहास का सबसे विशाल राक्षस बन गया। ये समझने की कोशिश है कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं, वो कौन से विचार थे और वो कौन सी मनोवैज्ञानिक कमजोरियां थीं जिन्होंने एक पूरे देश को एक पागलपन भरी विचारधारा के पीछे अंधा बना दिया। हिटलर की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी सोचने की क्षमता खो देते हैं, जब हम नफरत को अपनी राजनीति का आधार बना लेते हैं और जब हम एक नेता को भगवान मान बैठते हैं, तो उसका अंजाम कितना विनाशकारी हो सकता है। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया हंगरी के एक छोटे से कस्बे ब्रोनो-एमन में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया एडोल्फ हिटलर। उसके पिता अलोइस हिटलर एक कस्टम्स विभाग में क्लर्क थे और उसकी माँ क्लारा एक सीधी साधी घरेलू महिला थीं। बाहर से देखने पर यह एक बिल्कुल आम परिवार लगता था, लेकिन इस आम से दिखने वाले परिवार के अंदर बहुत कुछ असामान्य चल रहा था। एडोल्फ के पिता अलोइस एक बहुत ही सख्त, गुस्सैल और अनुशासन प्रिय इंसान थे। वो अक्सर एडोल्फ की शारीरिक पिटाई करते थे। इस लगातार की हिंसा और कठोरता ने छोटे एडोल्फ के मन पर बहुत गहरा असर डाला। वो अपने पिता से डरता भी था और उनसे नफरत भी करता था। वो एक जिद्दी, मूडी और अपनी ही दुनिया में खोया रहने वाला बच्चा बन गया। अपनी माँ क्लारा से उसे बहुत ज्यादा लगाव था, जो उसे बहुत प्यार और दुलार करती थी। शायद यही वजह थी कि वो अपने पिता के अधिकार को कभी दिल से स्वीकार नहीं कर पाया। स्कूल में एडोल्फ कोई खास होनहार छात्र नहीं था। उसका मन अध्ययन से ज्यादा कहानियों और कला में लगता था। वो घंटों बैठकर चित्रकारी करता रहता था। उसका एक ही सपना था, एक महान आर्टिस्ट बनना, एक पेंटर बनना। वो खुद को किसी आम इंसान की तरह नहीं देखता था। उसे हमेशा से ये यकीन था कि वो किसी खास काम के लिए पैदा हुआ है, कि वो औरों से अलग है, बेहतर है। ये उसके अंदर पल रहे अहंकार और एक गहरी असुरक्षा की भावना का मिला जुला रूप था। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को साफ साफ बता दिया कि वो उनकी तरह कोई सरकारी क्लर्क नहीं बनना चाहता, वो एक कलाकार बनेगा। ये बात उसके पिता के लिए एक सीधी बगावत थी और दोनों के बीच का रिश्ता और भी ज्यादा खराब हो गया। 1903 में जब उसके पिता की मौत हुई तो एडोल्फ को शायद दुख से ज्यादा एक तरह की आज़ादी का एहसास हुआ। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। अपनी माँ के सहारे वो अपनी इस कला की दुनिया में और भी ज्यादा डूब गया। वो ऑस्ट्रियन इतिहास की कहानियां अध्ययन करता, जर्मन पौराणिक कथाओं में खोया रहता और रिचर्ड वैगनर का ओपेरा सुनता, जो उसे एक वीर और गौरवशाली अतीत की दुनिया में ले जाता था। उसे जर्मनी से एक गहरा लगाव था। हालांकि वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, लेकिन वो खुद को हमेशा एक जर्मन मानता था। उसे ऑस्ट्रिया हंगरी का बहुसांस्कृतिक साम्राज्य बिल्कुल पसंद नहीं था, जहां जर्मन लोगों के साथ साथ यहूदी, इस्लाम और दूसरी कई जातियों के लोग रहते थे। उसके मन में बचपन से ही एक कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद की भावना घर करने लगी थी। उसे लगता था कि जर्मन नस्ल दुनिया की सबसे श्रेष्ठ नस्ल है और उसे ही दुनिया पर राज करना चाहिए। 1907 में 18 साल की उम्र में वो अपना प्रमुख सपना पूरा करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचा। उसे पूरा यकीन था कि वियना की प्रतिष्ठित अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स उसकी प्रतिभा को पहचान लेगी और उसे हाथों हाथ लेगी। लेकिन यहाँ उसकी जिंदगी को पहला और सबसे अहम झटका लगा। अकेडमी ने उसकी परीक्षा ली और उसे फेल कर दिया। उसे बताया गया कि उसकी पेंटिंग्स में इंसानी आकृतियों की कमी है, कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकता। अगले साल उसने फिर कोशिश की और उसे इस बार परीक्षा में बैठने भी नहीं दिया गया। ये उसके लिए एक बहुत अधिक बेइज्जती थी, एक ऐसा घाव था जो शायद कभी नहीं भरा।
उसका कलाकार बनने का सपना चकनाचूर हो चुका था। कुछ ही समय बाद उसकी माँ की भी कैंसर से मौत हो गई। अब वो वियना में बिल्कुल अकेला था, बिना किसी दोस्त, बिना किसी पैसे और बिना किसी भविष्य के। वो इंसान जो खुद को दुनिया का सबसे खास इंसान समझता था, अब वो मार्ग पर आ चुका था। अगले 5 साल हिटलर की जिंदगी के सबसे अंधकार भरे और सबसे महत्वपूर्ण साल थे। वो वियना की मार्गों पर एक बेघर, नाकाम और गुमनाम इंसान की तरह भटकता रहा। वो पोस्टकार्ड्स पर शहर की तस्वीरें बनाकर उन्हें बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करता था। वो गरीबों के लिए बने हॉस्टलों में रहता था, जहां समाज के हर तरह के ठुकराए हुए लोग रहते थे। वो अकेला था और उसके मन में दुनिया के लिए, उस सिस्टम के लिए जिसने उसकी प्रतिभा को नहीं पहचाना, एक गहरी करवाहट और नफरत भरती जा रही थी। और इसी अकेलेपन और नाकामयाबी के माहौल में उसे अपनी सारी समस्याओं का, अपनी सारी विफलताओं का और यहाँ तक कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सारी समस्याओं का एक आसान सा निशाना मिल गया। वियना उस समय तरह तरह के राजनीतिक विचारों का केंद्र था और यहीं पर हिटलर के कानों में वो जहरीले विचार आए जो उसकी आने वाली विचारधारा की नींव बनने वाले थे। वो जहर क्या था और कैसे वियना की गलियों में भटकने वाला ये नाकाम कलाकार नफरत का एक ऐसा सौदागर बन गया जो पूरी दुनिया को अपनी आग में जलाने वाला था। इस खतरनाक बदलाव की कहानी हम अगले अध्याय में सुनेंगे। चैप्टर नंबर 2, नफरत का जन्म, वियना की गलियों में एक शैतान का निर्माण। पिछला अध्याय हमने उस जगह पर छोड़ा था जहां अडोल्फ हिटलर एक टूटा हुआ सपना और एक खाली जेब लेकर वियना की मार्गों पर भटक रहा था। लेकिन इसके अंदर जो विचार है वो इंसानियत के खिलाफ एक युद्ध का ऐलान है। माइन काम्फ में हिटलर ने अपनी विचारधारा के 3 मुख्य स्तंभों को बहुत ही बेशर्मी और स्पष्टता से पेश किया। पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था नस्लवाद, खासकर एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदी विरोध। हिटलर का मानना था कि इंसानियत अलग अलग नस्लों में बटी हुई है और ये सारी नस्लें बराबर नहीं हैं। कुछ नस्लें श्रेष्ठ हैं और कुछ निम्न। उसके अनुसार सबसे श्रेष्ठ, सबसे शुद्ध और सबसे प्रतिभाशाली नस्ल है आर्यन नस्ल, और जर्मन लोग इसी महान नस्ल के सबसे शुद्ध प्रतिनिधि हैं। दूसरी तरफ सबसे निम्न, सबसे भ्रष्ट और सबसे खतरनाक नस्ल है यहूदी नस्ल। हिटलर ने यहूदियों को इंसान नहीं बल्कि एक परजीवी, एक कीट, एक बीमारी बताया। उसने लिखा कि यहूदी हर जगह घुसकर दूसरी नस्लों को अंदर से खोखला कर देते हैं। उसने दुनिया की हर बुराई, पूंजीवाद, साम्यवाद, लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय शांति, इन सब के लिए यहूदियों को ही जिम्मेदार ठहराया। उसने साफ साफ लिखा कि जर्मनी को अगर फिर से महान बनना है तो उसे सबसे पहले अपने अंदर से इस यहूदी जहर को पूरी तरह से खत्म करना होगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक विचार नहीं था, ये एक जैविक जरूरत थी। उसकी विचारधारा का दूसरा स्तंभ था लेबन्सराउम यानी जीवन के लिए जगह का सिद्धांत। हिटलर का मानना था कि जर्मनी की महान आर्य नस्ल को फलने फूलने के लिए और ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है, और ये ज़मीन उसे मिलेगी पूर्वी यूरोप में यानी पोलैंड, यूक्रेन और रूस जैसे देशों में। हिटलर ने कहा कि इन देशों में रहने वाले स्लाविक लोग भी एक निम्न नस्ल के हैं और उन्हें वहाँ से हटाकर या उन्हें गुलाम बनाकर उस ज़मीन पर जर्मन लोगों को बसाया जाएगा। ये सीधे सीधे दूसरे देशों पर कब्जा करने और एक विशाल जर्मन साम्राज्य बनाने का ऐलान था। उसने ये भी कहा कि इस मकसद को हासिल करने के लिए युद्ध करना जरूरी है और जर्मनी को इसके लिए एक विशाल और शक्तिशाली सेना बनानी होगी। उसने वर्साई की संधि, जिसने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर कई पाबंदियां लगा दी थी, को फाड़कर फेंक देने का आह्वान किया। और तीसरा स्तंभ था फ्यूहर प्रिंसिप यानी नेता का सिद्धांत। हिटलर लोकतंत्र से सख्त नफरत करता था। उसे लगता था कि संसद में होने वाली बहसें और अलग अलग पार्टियों का होना ये सब समय की बर्बादी और कमजोरी की निशानी है। उसका मानना था कि देश को चलाने के लिए सिर्फ एक नेता होना चाहिए, एक फ्यूहर जिसके पास सारी शक्तियां हों और जिसका हर आदेश कानून हो। और जाहिर है वो खुद को ही उस फ्यूहर के रूप में देखता था। उसने कहा कि जनता को सोचने या फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस अपनी नेता पर आंख बंद करके भरोसा करना है और उसकी हर आज्ञा का पालन करना है। ये एक पूरी तरह से तानाशाही व्यवस्था का खाका था, जहां व्यक्ति की कोई आज़ादी नहीं होती और सब कुछ नेता और राष्ट्र के अधीन होता है। हिटलर को उसकी अच्छी हरकतों के लिए सिर्फ 9 महीने बाद ही जेल से रिहा कर दिया गया। जब वो बाहर आया तो नाज़ी पार्टी लगभग बिखर चुकी थी और उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। हिटलर ने पार्टी को फिर से खड़ा करने का काम शुरू किया, लेकिन अब उसकी रणनीति बदल चुकी थी। अब वो क्रांति की नहीं बल्कि चुनाव की बातें करने लगा। उसने अपनी पार्टी को एक अनुशासित संगठन का रूप दिया जिसमें हर स्तर पर नेता का हुक्म चलता था।
उसने प्रोपेगेंडा का एक विशाल तंत्र खड़ा किया, जिसकी कमान उसने अपने सबसे वफादार साथियों में से एक जोसेफ गोएब्स को सौंपी। उन्होंने रैलियां की, पोस्टर छापे और लोगों के बीच अपनी जहरीली विचारधारा को फैलाना शुरू किया। लेकिन 1920 के दशक के मध्य में जर्मनी की आर्थिक हालत सुधरने लगी थी। लोगों के पास काम था और वो हिटलर जैसे कट्टरपंथी नेताओं की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। नाजी पार्टी चुनावों में बहुत बुरा प्रदर्शन कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि हिटलर और उसकी नफरत की राजनीति हमेशा के लिए हाशिए पर चली जाएगी। लेकिन फिर अक्टूबर 1929 में अमेरिका के वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट में एक भयानक गिरावट आई और यहीं से द ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी की शुरुआत हुई। इस आर्थिक सुनामी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन इसका सबसे बुरा असर जर्मनी पर हुआ। अमेरिकी बैंकों ने जर्मनी को दिए हुए अपने कर्ज वापस मांग लिए। जर्मन फैक्ट्रियां बंद होने लगी। कंपनियों ने लाखों लोगों को नौकरियों से निकाल दिया। बेरोजगारी एक महामारी की तरह फैल गई। 1932 तक जर्मनी में 6 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार थे, जो कि देश की कुल वर्कफोर्स का 1/3 हिस्सा था। लोग भूखे थे, निराश थे और गुस्से में थे। उन्हें वाइमार रिपब्लिक की लोकतांत्रिक सरकार पर से भरोसा उठ गया था, जो इस संकट का कोई समाधान नहीं निकाल पा रही थी। और इसी निराशा और गुस्से के माहौल में लोगों ने अडोल्फ हिटलर की आवाज़ को फिर से सुनना शुरू कर दिया। हिटलर के लिए ये महामंदी एक तोहफे की तरह थी। उसने लोगों से कहा, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, ये लोकतंत्र, ये अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद, ये सब एक साजिश है तुम्हें बर्बाद करने की। और इस साजिश के पीछे कौन है? वही यहूदी और मार्क्सवादी। उसने लोगों को एक आसान सा बलि का बकरा दे दिया और एक आसान सा समाधान भी। उसने वादा किया कि अगर वो सत्ता में आया तो वो जर्मनी को फिर से एक महान और शक्तिशाली देश बनाएगा। वो हर जर्मन को काम देगा, वो किसानों का कर्ज माफ करेगा और वो वर्साई की संधि के अपमान का बदला लेगा। उसका प्रोपेगेंडा मशीन जोसेफ गोएब्स के नेतृत्व में 24 घंटे काम कर रहा था। उन्होंने हिटलर को एक साधारण राजनेता की तरह नहीं, बल्कि एक मसीहा, एक उद्धारकर्ता, एक फ्यूहर के रूप में पेश किया, जो जर्मनी को बचाने के लिए आया है। उन्होंने कई सारी भव्य रैलियों का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोग मशाले लेकर नाजी झंडों के साथ मार्च करते थे। हिटलर हवाई जहाज से देश के कोने कोने में जाकर भाषण देता था। उसके भाषणों में तर्क नहीं, बल्कि भावनाएं होती थी। वो लोगों के सबसे गहरे डरों और सबसे कच्ची नफरतों को कुरेदता था, और लोग जो हर तरफ से निराश हो चुके थे, उसकी बातों में आने लगे। उन्हें हिटलर में एक मजबूत नेता दिखाई दिया, जो शायद सच में उनकी समस्याओं को हल कर सकता है। इसका नतीजा चुनाव में साफ दिखाई दिया। 1930 के चुनाव में नाजी पार्टी को 18% वोट मिले और सिर्फ 2 साल बाद जुलाई 1932 के चुनावों में नाजी पार्टी 37% वोटों के साथ जर्मनी की संसद राइक्सटैग की सबसे विशाल पार्टी बनकर उभरी। अब हिटलर जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राजनेता था। वो चांसलर यानी प्रधानमंत्री बनने की मांग कर रहा था। लेकिन जर्मनी के बुजुर्ग राष्ट्रपति पोल वॉन हिंडनबर्ग हिटलर को नापसंद करते थे। वो इस छोटे कॉर्पोरल को सत्ता की बागडोर नहीं सौंपना चाहते थे। लेकिन जर्मनी की राजनीति एक ऐसे गतिरोध में फंस गई थी, जहां कोई भी पार्टी बिना नाजियों के समर्थन के सरकार नहीं बना पा रही थी। जर्मनी के पुराने रूढ़िवादी नेता जैसे कि फ्रांज वॉन पापेन ने एक खतरनाक खेल खेला। उन्हें लगता था कि वो हिटलर को काबू में कर सकते हैं। उन्होंने हिंडनबर्ग को ये कहकर मना लिया कि वो हिटलर को चांसलर बना दे और वो खुद वाइस चांसलर बन जाएंगे और कैबिनेट में कुछ ही नाजियों को जगह देंगे। उन्हें लगा कि वो हिटलर को अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करेंगे और कुछ ही महीनों में उसे साइडलाइन कर देंगे। ये उनके जीवन की और जर्मनी के इतिहास की सबसे विशाल और सबसे विनाशकारी गलती साबित हुई। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने अनिच्छा से अडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। हिटलर अपनी मंजिल पा चुका था। उसने लोकतंत्र का इस्तेमाल करके ही लोकतंत्र के दिल पर कब्जा कर लिया था। उसके समर्थक मार्गों पर जश्न मना रहे थे। लेकिन बहुत से जर्मन डरे हुए थे। वो नहीं जानते थे कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में हिटलर जर्मनी के लोकतंत्र की बची खुची निशानियों को भी हमेशा के लिए मिटा देने वाला है। उसने सत्ता तो पा ली थी, लेकिन वो अभी एक तानाशाह नहीं बना था। उसके रास्ते में अभी भी संसद, कानून और विपक्ष जैसी बाधाएं थीं, लेकिन हिटलर इन बाधाओं को हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और उसे इसका मौका मिला 1 महीने से भी कम समय में, जब जर्मनी की संसद में एक रहस्यमयी आग लगी। उस आग ने न सिर्फ एक इमारत को जलाया, बल्कि जर्मनी की आज़ादी को भी जलाकर राख कर दिया। वो आग कैसे लगी? मौके पर पुलिस को एक युवा डच कम्युनिस्ट मारिनस वैन डेयर लुबे मिला, जिसे आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।
आज तक ये बहस का विषय है कि आग असल में किसने लगाई थी। क्या वो सच में उस अकेले कम्युनिस्ट का काम था या ये खुद नाजियों की ही एक सोची समझी साजिश थी। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि नाजियों ने ही ये आग लगवाई थी ताकि वो इसका फायदा उठा सकें, और हिटलर ने इसका पूरा फायदा उठाया। उसने तुरंत ऐलान कर दिया कि ये आग जर्मनी में एक कम्युनिस्ट क्रांति शुरू करने की साजिश है। उसने कहा कि ये देश पर एक हमला है और इस खतरे से निपटने के लिए असाधारण कदमों की जरूरत है। उसने राष्ट्रपति हिंडनबर्ग पर दबाव डाला और उनसे अगले ही दिन एक इमरजेंसी डिग्री यानी आपातकालीन आदेश पर हस्ताक्षर करवा लिए। इस आदेश का नाम था राइक्सटैग फायर डिग्री। इस एक कानून ने वाइमार रिपब्लिक के संविधान द्वारा दी गई सारी नागरिक आज़ादियों को एक झटके में खत्म कर दिया। अब सरकार किसी को भी बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर सकती थी, लोगों की निजी चिट्ठियां और फोन कॉल्स की जासूसी कर सकती थी और बोलने और इकट्ठा होने की आज़ादी पर रोक लगा सकती थी। जर्मनी रातों रात एक पुलिस स्टेट में तब्दील हो गया था। इस डिग्री का इस्तेमाल करते हुए हिटलर ने अपने सबसे प्रमुख राजनीतिक दुश्मनों यानी कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों पर एक क्रूर हमला बोल दिया। हजारों कम्युनिस्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेलों और नए बनाए गए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया। चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया गया। मार्च 1933 में हुए चुनावों में डर और आतंक के इस माहौल के बावजूद नाजी पार्टी को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिला। उन्हें 44% वोट मिले, लेकिन हिटलर को अब संसद की परवाह नहीं थी। उसने अपने राष्ट्रवादी सहयोगी दलों के साथ मिलकर राइक्सटैग में एक और उससे भी ज्यादा खतरनाक कानून पेश किया। इस कानून का नाम था डिनेबलिंग एक्ट यानी सक्षम करने वाला अधिनियम। ये कानून हिटलर को 4 साल के लिए सारी विधायी शक्तियां दे देता। इसका मतलब था कि अब हिटलर और उसकी कैबिनेट बिना संसद की मंजूरी के कोई भी कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि वो संविधान को भी बदल सकती थी। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या थी। इस कानून को पास करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। हिटलर ने इसे हासिल करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। उसने कम्युनिस्ट सदस्यों को तो पहले ही जेल में डाल दिया था, बाकी विपक्षी सदस्यों को डराने धमकाने के लिए उसने संसद भवन को अपने स्टॉर्म एप्ट्रोपर्स और शुजा स्टाफिल के सैनिकों से घेर लिया, जो अंदर और बाहर घूम घूम कर नारे लगा रहे थे और विपक्ष को धमकियां दे रहे थे। इस भयानक दबाव और आतंक के माहौल में इनेबलिंग एक्ट पास हो गया। सिर्फ सोशल डेमोक्रेट्स ने ही इसके खिलाफ वोट देने की हिम्मत की। उस दिन 23 मार्च 1933 को जर्मनी के लोकतंत्र की आधिकारिक तौर पर मौत हो गई। अब हिटलर जर्मनी का निर्विवाद तानाशाह बन चुका था। अगले कुछ ही महीनों में उसने जर्मनी के समाज का पूरी तरह से नाजीकरण कर दिया। उसने नाजी पार्टी के अलावा बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया। उसने ट्रेड यूनियनों को खत्म कर दिया और उनकी जगह एक सरकारी लेबर फ्रंट बना दिया। उसने प्रेस, रेडियो, थिएटर और सिनेमा हर चीज पर पूरा सरकारी नियंत्रण स्थापित कर लिया। जोसेफ गोएबल्स को प्रोपेगेंडा मंत्री बनाया गया, जिसका काम था जर्मन लोगों के दिमाग में सिर्फ नाजी विचारधारा को भरना। बच्चों को हिटलर यूथ जैसे संगठनों में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया, जहां उन्हें बचपन से ही हिटलर के प्रति वफादारी और यहूदी विरोध सिखाया जाता था। लेकिन हिटलर की सत्ता को अभी भी एक आखिरी खतरा था, और वो खतरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि उसकी अपनी ही पार्टी के अंदर से था। स्टॉर्म एप्ट्रोपर्स अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। उसका नेता अर्नस्ट रोम हिटलर का एक पुराना साथी था और वो चाहता था कि स्टॉर्म एप्ट्रोपर्स को जर्मनी की असली सेना बना दिया जाए। ये बात जर्मन सेना के जनरलों को मंजूर नहीं थी और हिटलर को भी अब रोम की अधिक होती ताकत से डर लगने लगा था। उसे लगा कि रोम उसके खिलाफ बगावत कर सकता है। इसीलिए हिटलर ने अपने ही सबसे वफादार साथियों को खत्म करने का फैसला किया। 30 जून 1934 की रात को, जिसे द नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स यानी लंबी छुरियों की रात कहा जाता है, हिटलर के शुजा स्टाफेल सैनिकों ने रोम और स्टॉर्म एप्ट्रोपर्स के कई सारे दूसरे नेताओं को बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस खूनी सफाई के बाद अब हिटलर को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। कुछ ही हफ्तों बाद राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मौत हो गई। हिटलर ने तुरंत राष्ट्रपति और चांसलर के पदों को मिलाकर एक कर दिया और खुद को जर्मनी का फ्यूरर और राइक्स चांसलर घोषित कर दिया। अब वो जर्मनी का सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च न्यायाधीश और सर्वोच्च कमांडर था। एक नाकाम कलाकार अब एक देश की किस्मत का भगवान बन बैठा था और अब वो उन लोगों की तरफ घूमने वाला था जिनसे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था,
जर्मनी के यहूदियों के लिए अब कयामत की रात शुरू होने वाली थी। जर्मनी पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद हिटलर ने अब अपना असली और सबसे भयानक एजेंडा लागू करना शुरू कर दिया। वो एजेंडा जो उसने सालों पहले माइन काम्फ में लिख दिया था, जर्मनी को यहूदियों से शुद्ध करना। ये सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, यह हिटलर के लिए एक जुनून था, एक सनक थी, और इस सनक को पूरा करने के लिए उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो इतिहास में क्रूरता और अमानवीयता का सबसे प्रमुख प्रतीक बन गई। ये प्रक्रिया धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ी ताकि जर्मन लोग और पूरी दुनिया इसके असली मकसद को तुरंत ना समझ पाए। पहला कदम था यहूदियों को समाज से अलग थलग करना और उन्हें आर्थिक रूप से बर्बाद करना। 1933 से ही नाजी सरकार ने यहूदियों के बिजनेस का बहिष्कार करने का आह्वान किया। स्टॉर्म एक्ट्रूपर्स के सैनिक यहूदी दुकानों के बाहर खड़े हो जाते थे और लोगों को अंदर जाने से रोकते थे। फिर 1935 में नाजी सरकार ने वो कुख्यात कानून पास किए जिन्हें न्यूरमबर्ग लॉज के नाम से जाना जाता है। इन कानूनों ने यहूदियों से उनकी नागरिकता छीन ली। अब वो जर्मनी के नागरिक नहीं बल्कि सिर्फ सब्जेक्ट्स थे जिनके कोई अधिकार नहीं थे। इन कानूनों ने यहूदियों और गैर यहूदियों, जिन्हें नाजी आर्यन कहते थे, के बीच शादी करने और किसी भी तरह के यौन संबंध बनाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। ये नस्लीय शुद्धता का नाजी विचार था जिसे अब कानून का रूप दे दिया गया था। इसके बाद यहूदियों पर हर तरह की पाबंदियां लगनी शुरू हो गईं। उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया। यहूदी डॉक्टरों, वकीलों और प्रोफेसरों को अपना काम करने से रोक दिया गया। उन्हें पब्लिक पार्क, सिनेमा, थिएटर और यहाँ तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया गया। उन्हें एक अलग थलग, अपमानित और शक्तिहीन समुदाय बना दिया गया, जो पूरी तरह से नाजी सरकार की दया पर निर्भर था। इस भेदभाव और अपमान का सबसे भयानक रूप 9-10 नवंबर 1938 की रात को देखने को मिला। उस रात को क्रिस्टल नाक्ट यानी टूटे हुए कांच की रात कहा जाता है। एक यहूदी नौजवान द्वारा पेरिस में एक जर्मन राजनायक की हत्या को बहाना बनाकर नाजी सरकार ने पूरे जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ एक संगठित हिंसा भड़का दी। नाजी गुंडों और आम नागरिकों की झुंड ने हजारों यहूदी घरों, दुकानों और सिनेगॉग्स यानी उनके पूजा स्थलों को तोड़-फोड़ दिया। उनमें आग लगा दी। मार्गों पर हर तरफ दुकानों के टूटे हुए कांच बिखरे हुए थे। इसीलिए इसे टूटे कांच की रात कहा गया। उस रात लगभग 100 यहूदियों को मार डाला गया और 3000 से ज्यादा को गिरफ्तार करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। क्रिस्टल नाक्ट एक बहुत अहम घुमाव था। ये पहली बार था जब नाजी सरकार ने यहूदियों के खिलाफ इतने अधिक पैमाने पर खुली हिंसा का इस्तेमाल किया था। ये इस बात का साफ संकेत था कि आने वाला समय और भी ज्यादा भयानक होने वाला था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जोसेफ गोएबल्स का प्रोपेगेंडा मंत्रालय लगातार जर्मन लोगों के दिमाग में यहूदी विरोधी जहर भर रहा था। अखबारों, रेडियो, पोस्टरों और फिल्मों के जरिए यहूदियों को एक घिनौने, लालची और खतरनाक दुश्मन के रूप में पेश किया जाता था। उन्हें चूहों और कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाया जाता था, जिन्हें खत्म करना देश की सेहत के लिए जरूरी है। इस लगातार के प्रोपेगेंडा का असर ये हुआ कि ज्यादातर आम जर्मन लोग या तो इस नफरत में यकीन करने लगे या फिर उन्होंने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने यहूदी पड़ोसियों पर हो रहे अत्याचारों को नज़रअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि ये उनकी समस्या नहीं है। बहुत कम लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत की। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हिटलर का निशाना सिर्फ यहूदी ही नहीं थे। उसकी नस्लीय विचारधारा के अनुसार और भी कई समूह थे जो जीने के लायक नहीं थे। इनमें रोमा लोग, जिन्हें अक्सर जिप्सी कहा जाता है, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लोग और समलैंगिक लोग शामिल थे। नाजी सरकार ने इन सभी समूहों पर भी भयानक अत्याचार किए। हजारों विकलांग बच्चों और वयस्कों को तो यूथनेशिया प्रोग्राम के तहत जहर देकर या गैस देकर मार डाला गया, इस बहाने से कि वो समाज पर एक बोझ है। ये सब उस विशाल और ज्यादा भयानक योजना की एक तैयारी थी जो हिटलर के दिमाग में चल रही थी। ये सब एक प्रयोगशाला की तरह था, जहां नाजी सरकार अधिक पैमाने पर हत्या करने के तरीकों का परीक्षण कर रही थी। लेकिन हिटलर जानता था कि अपने अंतिम लक्ष्य यानी पूरे यूरोप से यहूदियों को पूरी तरह से मिटा देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे एक और चीज़ की ज़रूरत थी, और वो चीज़ थी युद्ध। वो जानता था कि युद्ध की अराजकता और धुंध में वो ऐसे काम कर सकता है जो वो शांति के समय में नहीं कर सकता। और अब जर्मनी को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करने के बाद हिटलर का अगला निशाना था बाकी का यूरोप। दुनिया अब इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। जर्मनी का तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने अपने विदेश नीति के दो मुख्य लक्ष्य रखे।
पहला, पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई वर्साय के अपमानजनक संधि को तोड़ना, और दूसरा, पूर्वी यूरोप में लेबन्सराउम यानी जीवन के लिए जगह हासिल करना। इन दोनों ही लक्ष्यों का मतलब था युद्ध। हिटलर ने सत्ता में आते ही जर्मनी को फिर से हथियारबंद करना शुरू कर दिया, जो कि वर्साई संधि का सीधा सीधा उल्लंघन था। उसने एक विशाल सेना, वायुसेना और नौसेना का निर्माण किया। ब्रिटेन और फ्रांस जैसी यूरोपीय ताकतें ये सब देख रही थीं, लेकिन उन्होंने हिटलर को रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया। वो पहले विश्व युद्ध की भयावहता को भूले नहीं थे और वो किसी भी कीमत पर एक और युद्ध से बचना चाहते थे। उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, यानी वो हिटलर की छोटी छोटी मांगों को मानते गए, इस उम्मीद में कि शायद इससे वो शांत हो जाएगा। ये उनकी एक बहुत अहम गलती साबित हुई। हिटलर ने उनकी इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। 1936 में उसने अपनी सेना को राइनलैंड में भेज दिया, जो कि वर्साई संधि के अनुसार एक असैनिकृत क्षेत्र था। ब्रिटेन और फ्रांस ने सिर्फ विरोध जताया, कोई कार्रवाई नहीं की। इससे हिटलर का हौसला और अधिक हो गया। उसे यकीन हो गया कि पश्चिमी देश कायर हैं और वो उसे कभी नहीं रोकेंगे। 1938 में उसने अपने बचपन के देश ऑस्ट्रिया पर दबाव डाला और उसे जर्मनी के साथ मिला लिया। इस घटना को आंशलुस कहा जाता है। इसके बाद उसका अगला निशाना था चेकोस्लोवाकिया, एक नया नवेला लोकतांत्रिक देश। चेकोस्लोवाकिया के एक हिस्से सुडेटेनलैंड में बहुत सारे जर्मन भाषी लोग रहते थे। हिटलर ने दावा किया कि उन पर अत्याचार हो रहा है और उसने सुडेटेनलैंड को जर्मनी को सौंपने की मांग की। इस बात पर यूरोप में युद्ध का खतरा मंडराने लगा। इस संकट को टालने के लिए 1938 में म्यूनिक में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के नेता शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन और फ्रांस के नेताओं ने चैम्बरलेन और एडवर्ड डेलाडियर ने हिटलर के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने चेकोस्लोवाकिया को बिना उससे पूछे ही सुडेटेनलैंड हिटलर को सौंप दिया। उनका मानना था कि उन्होंने हमारे समय के लिए शांति हासिल कर ली है, लेकिन वो गलत थे। हिटलर ने कुछ ही महीनों बाद मार्च 1939 में अपने वादे को तोड़कर पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। अब ब्रिटेन और फ्रांस को एहसास हो गया कि हिटलर को बातों से नहीं रोका जा सकता, और उन्होंने हिटलर के अगले शिकार पोलैंड को सुरक्षा की गारंटी दे दी। हिटलर अब भी नहीं रुका। उसने अपने सबसे प्रमुख वैचारिक दुश्मन सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन के साथ एक चौंका देने वाला समझौता किया। अगस्त 1939 में नाजी जर्मनी और सोवियत संघ ने एक दूसरे पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में एक गुप्त समझौता भी था, जिसके तहत उन्होंने पोलैंड को आपस में बांटने का फैसला किया। अब हिटलर को पूर्वी मोर्चे से कोई खतरा नहीं था और वो पोलैंड पर हमला करने के लिए आज़ाद था। 1 सितंबर 1939 को जर्मन सेना ने पोलैंड पर एक जोरदार हमला बोल दिया। उन्होंने ब्लिट्जक्रेग यानी बिजली की गति से युद्ध की एक नई रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें टैंक और हवाई जहाज़ों का तेजी से इस्तेमाल करके दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं दिया जाता था। पोलैंड की सेना इस हमले का सामना नहीं कर सकी। इस हमले के जवाब में 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। अगले 2 सालों तक ऐसा लगा कि हिटलर को कोई नहीं रोक सकता। उसकी सेनाओं ने एक के बाद एक डेनमार्क, नॉर्वे, हॉलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग पर कब्जा कर लिया, और फिर 1940 की गर्मियों में उसने फ्रांस को सिर्फ 6 हफ्तों में हराकर दुनिया को स्तब्ध कर दिया। अब यूरोप के ज्यादातर हिस्से पर हिटलर का कब्जा था और सिर्फ ब्रिटेन ही अकेला उसके खिलाफ खड़ा था। हिटलर ने ब्रिटेन पर भी हवाई हमले किए, लेकिन वो ब्रिटेन को झुकाने में कामयाब नहीं हो सका। युद्ध का ये दौर हिटलर की सफलता का शिखर था। उसने वो सब हासिल कर लिया था जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन उसकी सबसे प्रमुख और सबसे घातक गलती अभी बाकी थी। जून 1941 में उसने स्टालिन के साथ किए गए अपने समझौते को तोड़कर सोवियत संघ पर हमला कर दिया। ये इतिहास का सबसे विशाल सैन्य हमला था। हिटलर को लगा कि वो रूस को भी कुछ ही महीनों में हरा देगा, लेकिन वो गलत था। रूस की अनंत जमीन, उसकी कड़ाके की ठंड और सोवियत लोगों के अप्रत्याशित प्रतिरोध ने हिटलर की अजेय सेना को एक ऐसे दलदल में फंसा दिया जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाई। और इसी युद्ध के पर्दे के पीछे हिटलर ने अपने सबसे भयानक प्लान, अंतिम समाधान को लागू करना शुरू कर दिया। दुनिया अब तक के सबसे भयानक नरसंहार की गवाह बनने वाली थी। सोवियत संघ पर हमला हिटलर की पहली मुख्य रणनीतिक गलती थी, लेकिन ये आखिरी नहीं थी। दिसंबर 1941 में हिटलर के सहयोगी जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। इसके जवाब में हिटलर ने भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब वो दुनिया की 2 सबसे प्रमुख औद्योगिक और सैन्य ताकतों, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से एक साथ लड़ रहा था। ये एक ऐसी युद्ध थी जिसे वो जीत नहीं सकता था।
1942-43 की सर्दियों में स्टेलिनग्राड के युद्ध में जर्मन सेना की विनाशकारी हार हुई। ये युद्ध का एक बहुत मुख्य टर्निंग पॉइंट था। अब जर्मन सेना जीत नहीं रही थी बल्कि पीछे हट रही थी। पूर्वी मोर्चे पर सोवियत की लाल सेना धीरे धीरे जर्मनी की ओर जा रही थी। पश्चिम में भी हिटलर पर दबाव अधिक हो रहा था। 6 जून 1944 को, जिसे डी डे के नाम से जाना जाता है, मित्र देशों यानी अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की सेनाओं ने फ्रांस के नॉर्मैंडी तट पर इतिहास का सबसे विशाल समुद्री हमला किया। उन्होंने जर्मनी के कब्जे वाले फ्रांस में एक दूसरा मोर्चा खोल दिया। अब जर्मनी को दोनों तरफ से सैंडविच की तरह दबाया जा रहा था। हिटलर की हार अब निश्चित हो चुकी थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो अब भी अपनी काल्पनिक दुनिया में जी रहा था। वो अपने जनरलों को ऐसी सेनाओं को हमला करने का आदेश देता था जो असल में बची ही नहीं थी। वो जर्मनी के हर आदमी, बुजुर्ग और युवकों को युद्ध में झोंक देना चाहता था। उसे जर्मनी के लोगों की कोई परवाह नहीं थी। उसका मानना था कि अगर जर्मनी युद्ध हार रहा है तो इसका मतलब है कि जर्मन लोग उसकी महानता के लायक नहीं थे और उन्हें भी उसके साथ ही नष्ट हो जाना चाहिए। इसी दौरान युद्ध के पर्दे के पीछे होलोकॉस्ट अपने चरम पर था। जैसे जैसे नाजी सेना हार रही थी, वैसे वैसे वो यहूदियों को मारने की अपनी प्रक्रिया को और तेज कर रहे थे। पूरे यूरोप से यहूदियों को ट्रेनों में जानवरों की तरह भरकर ऑश्विट्ज़, ट्रेब्लिंका और सोबीबोर जैसे मृत्यु शिविरों में लाया जा रहा था। इन शिविरों को सिर्फ एक ही मकसद से बनाया गया था, इंसानों को औद्योगिक पैमाने पर मारना। लोगों में जहरीली गैस के चेंबरों में भेजकर मार दिया जाता था और फिर उनके शरीरों को कई सारी भट्टियों में जला दिया जाता था। इस नरसंहार में 6 लाख यहूदियों और लाखों दूसरे बेगुनाह लोगों, जैसे कि रोमा, स्लाव, समलैंगिक और राजनीतिक कैदियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। ये इंसानियत के इतिहास का सबसे काला अध्याय था, एक ऐसा अपराध जिसकी भयावहता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 1945 की शुरुआत तक मित्र देशों की सेनाएं जर्मनी के अंदर पहुंच चुकी थीं। हिटलर अब बर्लिन में अपनी चांसलेरी के नीचे बने एक भूमिगत बंकर में छिपा हुआ था। वो बाहर की सच्चाई से पूरी तरह कट चुका था। वो एक टूटा हुआ, बीमार और पागलपन की कगार पर खड़ा इंसान था। उसके हाथ कांपते थे और वो गुस्से और हताशा के दौरों से गुजरता था। अप्रैल के अंत में सोवियत सेना बर्लिन की मार्गों पर लड़ रही थी। बंकर के ऊपर गोलों और बमों के धमाके सुनाई दे रहे थे। हिटलर को पता था कि अब अंत आ चुका है। 29 अप्रैल 1945 को उसने अपनी लंबे समय की प्रेमिका एवा ब्राउन से बंकर के अंदर ही शादी की। इसके तुरंत बाद उसने अपनी राजनीतिक वसीयत लिखवाई, जिसमें उसने जर्मनी की हार के लिए एक बार फिर यहूदियों को ही जिम्मेदार ठहराया। 30 अप्रैल 1945 को जब सोवियत सैनिक उसके बंकर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे, एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली। उसने पहले साइनाइड का कैप्सूल खाया और फिर खुद को कनपट्टी पर गोली मार ली। उसकी पत्नी एवा ब्राउन ने भी साइनाइड खाकर जान दे दी। हिटलर ने आदेश दिया था कि पकड़े जाने के अपमान से बचने के लिए उसके और एवा के शवों को जला दिया जाए। उसके वफादार शूफेल गार्ड्स ने उनके शवों को बंकर के बाहर एक गड्ढे में डालकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस तरह उस इंसान का अंत हुआ जिसने दुनिया को नफरत और मौत के सिवा कुछ नहीं दिया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है दिल को छू गई होगी। अगर सच में महसूस किया हो तो सम्राट स्टोरी को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें।